आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पार्ट 4, जिसका टाइटल है सूट इन पार्टिकुलर केसेस। जो रेलेवेंट प्रोविजन इस पोर्शन से डील करती हैं वो है सेक्शन 79 टू 88। सो लिहाजा इस सेक्शन अब ज़्यादा हैं तो इनको एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, लिहाजा हम लोग इनको पार्ट्स में ही कवर करेंगे। अब चूँकि इसका सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इस पोर्शन के टाइटल पर गौर करते हैं कि जिसका टाइटल ये क्या कहता है कि सूट इन पार्टिकुलर केसेस, यानी इस पोर्शन के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ केसेस डिस्कस किए गए हैं कि जब उन मैटर्स के अंदर, उन स्पेशल मैटर के अंदर जब आप लोगों ने सूट इंस्टीट्यूट करना है तो तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर तो सॉरी ऑर्डर्स में मेंशन हो गए, कहने कि तब क्या चीज़ें देखी जाएंगी आप कह सकते हैं, और कौन दावा दायर कर सकता है इन मैटर्स के अंदर, किसके अगेंस्ट किया जाएगा। कुछ इस तरह की जो प्रोविजंस है ना वो इस पोर्शन में बेसिकली डिस्कस की गई हैं। अब टोटल इस पोर्शन में जो कि इसका टाइटल सूट इन पार्टिकुलर केसेस है, तो 3 काइंड्स के स्पेशल नेचर के केसेस जो हैं वो इस पोर्शन में कवर किए गए हैं, और उन्हीं स्पेशल मैटर से मतलब जो सूट्स है उन्हीं को इसी पोर्शन में कवर किया गया है। जैसे कि नंबर 1 है कि सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नंबर 2 सूट बाय और अगेंस्ट द एलियन फॉरेन एम्बेसडर, एंड नंबर 3 है इंटरप्लीटर सूट। अब ये जो है स्पेशल नेचर के सूट हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं वो आपस में एक नॉर्मल सिटीज़न नहीं है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यहाँ पर, एलियन इन्वॉल्व है, फॉरेन इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, पब्लिक ऑफिसर इन्वॉल्व है। तो ये बेसिकली इस तरह के नेचर के जो सूट हैं इनको इस पोर्शन में कवर किया गया है। दैट्स वाई का टाइटल है सूट इन पार्टिकुलर केसेस। उसे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट पोर्शन है ना इसका, सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, यानी कि जब गवर्नमेंट दावा करती है और पब्लिक ऑफिसर करते हैं या इनके अगेंस्ट किया जाता है, उस पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। इससे रेलिवेंट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 79 टू 82। उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 79 सिंपल है कि सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस सेक्शन में बेसिकली ये चीज़ कवर की गई है कि जब गवर्नमेंट दावा कर रही होगी या इनके खिलाफ दावा किया जा रहा होगा तो प्लेंटिफ और डिफेंडेड कौन होगा, ये चीज़ जो है सेक्शन के अंदर कवर की गई है। फिर इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेड एज द केस में बी शैल बी। वो कह रहे हैं कि जब दावा दायर किया जा रहा होगा बाय, यानी कि जब गवर्नमेंट दावा दायर कर रही होगी और अगेंस्ट या फिर इनके अगेंस्ट दावा दायर किया जा रहा होगा, तो कौन सी अथॉरिटी, द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज, तो कौन सी अथॉरिटी को हम कहेंगे कि वो प्लेंटिफ है डिफेंडेड, क्योंकि केस के अंदर क्या होता है प्लेंटिफ एज ए डिफेंडेड। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जब ये दावा कर रहे हैं इनके खिलाफ किया जा रहा होगा तो कौन सी अथॉरिटी को हम लोगों ने प्लेंटिफ और डिफेंडेड कहना है, क्योंकि नॉर्मल सूट के अंदर तो यही होता है ना कि पर्सन्स होते हैं तो उनके नाम होते हैं, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेड वगैरह कौन। अब इस केस के अंदर चूँकि ये इंसान नहीं है गवर्नमेंट, तो इस सिचुएशन के अंदर हम किसे प्लेंटिफ कहेंगे, किसे डिफेंडेड कहेंगे। तो कह रहे हैं इस द केस में भी शेल बी इन द केस ऑफ अ सूट बाय और अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान। सो क्लाउज ये कह रहा है कि जब फेडरल गवर्नमेंट दावा कर रही होगी या फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट दावा किया जा रहा होगा, तो जो अथॉरिटी प्लेंटिफ और डिफेंडेड होगी वो होगी पाकिस्तान। मसलन कि फेडरल गवर्नमेंट ने सूट इंस्टीट्यूट किया किया यानी कि प्लेंटिफ है, तो अब इस सिचुएशन में प्लेंटिफ कौन होगा, पाकिस्तान। अगर इसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट होता है, इसने डिफेंड करना है, तो इस सिचुएशन में डिफेंडर कौन होगा, पाकिस्तान। सिंपल। क्लाउज बी इन द केस ऑफ अ सूट बाय अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द प्रोविंस, और इसी तरह अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ दावा दायर किया जा रहा है तो प्लेंटिफ कौन होगा, प्रोविंस। और अगर दावा किया जा रहा है तो डिफेंडेड कौन होगा, प्रोविंस। और अगर कर रही है तो प्लेंटिफ कौन होगा, प्रोविंस। अब ये प्रोविंस बेसिकली क्या है, जो जाहिर सी बात है कि कोई जो रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी ना जिस प्रोविंस की, उसी का ही प्रोविंस को हम लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेड कहेंगे। मिसाल के तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट दावा दायर कर रही है तो फिर पंजाब की गवर्नमेंट ही प्लेंटिफ होगी इस सूट में। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 79 समझ आ गई। सेक्शन 79 में बात की जा रही है। अब सेक्शन 80 में है नोटिस। ये बेसिकली ये सेक्शन 79 से ही अपकमिंग सिचुएशन को डिस्कस कर रहा है कि ठीक है भाई, दावा दायर कर तो सकते हो आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी और पब्लिक ऑफिसर के ख़िलाफ़ भी, लेकिन उस दावे को जब आपने दायर करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स जो है लॉ में आपको पूरी करनी पड़ती है। तो सेक्शन 80 में बेसिकली ये सिचुएशन बताई गई है कि आपको सबसे पहले उन्हें नोटिस देना पड़ता है। फिर उस नोटिस की टाइम जोन बताया गया है कि तकरीबन 60 दिन का लीगल नोटिस इन्हें देना पड़ता है। इनके जो लीगल नोटिस होता है ना उसमें इनको जवाब देने के लिए, यानी कि इनके खिलाफ एक्शन जो आपने लेना है उसके लिए आपको पहले इन्हें लीगल नोटिस देना पड़ता है, और लीगल नोटिस के अंदर जो टाइम आपको इन्हें देना पड़ता है वो 60 दिन का है। नॉर्मली ऑर्डनरी केसेस में 15-30 दिन होते हैं, लेकिन जब आपने गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ दावा दायर करना है ना, तो सिचुएशन में लीगल नोटिस जो आपने देना उसमें उन्होंने 60 दिन का टाइम पीरियड देना है।
तो एक तो ये है कि इनके खिलाफ आप एक्शन किस तरह लोगे, लीगल नोटिस और लीगल नोटिस करके लीगल नोटिस का के अंदर कितना टाइम ज़ोन आप इन्हें दोगे। फिर नेक्स्ट इसमें ये चीज़ डिस्कस की गई सेक्शन के अंदर कि लीगल नोटिस फिर सर्व किसे किया जाएगा। एंड नंबर 4 ये है कि फिर आप लीगल नोटिस के बाद जो प्लेंट फाइल करोगे, उस प्लेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स में, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड नंबर 5 ये चीज़ मेंशन हुई है कि अगर तो आप ये लीगल नोटिस नहीं देते तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये 5 चीज़ें जो है सेक्शन के अंदर कवर की गई हैं और इस सेक्शन में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बड़ा है लेकिन है बड़ा सिंपल सा। तो सेक्शन 80 को स्टार्ट करते हुए कह रहे हैं कि अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। कह रहे हैं कि दावा दायर किया जा सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ भी, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ, उस किसी ऐसे एक्ट के हवाले से जो कि शो किया जा रहा हो कि इसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ नेक्स्ट आफ्टर द नोटिस इन राइटिंग हैज़ बीन डिलीवर्ड और टू लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ। वो कह रहे हैं लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि दावा तो आप कर सकते हो लेकिन उससे पहले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वो जो आपने इन्हें नोटिस दिया है उसके अंदर, उसके में 2 महीने 60 दिन के एक्सपायर होने का। जैसे ही ये लीगल नोटिस का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा तब आप लोग इन्हें के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। और ये लीगल नोटिस वो कह रहे हैं कि हैज़ बिन डिलीवर्ड लेफ्ट एट द ऑफिस, यानी कि इनको डिलीवर करना है पर्सनली या इनके ऑफिस पर आपने पहुंचाना है। अब जो कि अब दावा जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ भी हो सकता है। तो अब इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि जब इन्हें अब वो बता रहे हैं कि जब ऑफिस भेज रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह को तो वो किसको फिर आपने डिलीवर करना है। तो कह रहे हैं कि इन द केस ऑफ अ सूट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, यानी सर्विंग ऑफ लीगल नोटिस की बात होगी कि अब किसे सर्व करना है। वो कह रहे हैं जब आप लोग फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ दावा दायर कर रहे हैं ना, तो अब इस सिचुएशन में लीगल नोटिस आपने उसकी उसी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को करना है। इसी तरह जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर रहे हो जो कि सूट ऐसा है जो कि अफेयर ऑफ रेलवे से रिलेटेड नहीं है, तो उसी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को, उसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को और या फिर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को आप लीगल नोटिस सर्व करोगे। और इसी तरह अगर आप लोग फेडरल गवर्नमेंट को सूट के खिलाफ दावा कर रहे हैं जो कि अफेयर ऑफ रेलवे से रिलेटेड दावा है आपका, तो इस सिचुएशन में कंसर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को आपने ये लीगल नोटिस सर्व करना है। और अगर पब्लिक ऑफिसर को आप लीगल नोटिस उसके खिलाफ दावा दायर करें तो इस सिचुएशन में लीगल नोटिस आपने डिलीवर करना है, उसे पर्सनली डिलीवर टू हिम, यानी उसे पर्सनली देंगे या फिर उसके ऑफिस में छोड़ देंगे। एंड नेक्स्ट अब रिक्वायरमेंट जो इधर से स्टार्ट होती है वो ये है कि इस जो दावा आपने दायर करना है, ये तो था ना कि सर्व लीगल, उसके लिए लीगल नोटिस सर्व करना पड़ेगा। और लीगल नोटिस कहाँ सर्व करना था, यहाँ तक खत्म हो गया। यानी जो मैंने कहा कि 5 चीज़ें सेक्शन में कवर हुई थी। पहले ये कि किस तरह एक्शन स्टार्ट करना है, आपने पहले से लीगल नोटिस देना है। फिर टाइम ज़ोन का भी डिस्कस कर लिया। अब तीसरा ये था कि लीगल नोटिस सर्व कहाँ करना है, वो भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट ये है कि वो जो प्लेंट है ना, जो कि दावा आपने दायर करना है, जो कि सेक्शन 26 कहता है कि हर इंस्टीट्यूट होगा बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, यानी कि हर सूट को दायर करने से पहले आपको प्लेंट देनी पड़ेगी। सेक्शन 26 की बेसिक लॉ रिक्वायरमेंट है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ठीक है इसे लीगल नोटिस सर्व कर दिया और सूट इसके बाद लीगल नोटिस के बाद आप लोग इसे सर्व कर सकते हो, लेकिन वो जो आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे उसकी प्लेट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो सेक्शन का पोर्शन है वो इससे डील करते हैं। स्टेटिंग द काउज ऑफ एक्शन, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड द रिलीफ विच ही क्लेम एंड द प्लेंट शेल कंटेन, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है, एंड द प्लेंट शेल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर और लेफ्ट। तो प्लेंट के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपने काउज ऑफ एक्शन लिखना है, प्लेंटिफ का प्लेस ऑफ रेजिडेंस का नेम और डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो वो रिलीफ क्लेम करा है वो करना है, और साथ में ये फैक्ट भी लिख देना है कि भाई मैंने इसे नोटिस डिलीवर कर दिया था। लेफ्ट से मुराद है कि मैंने उसके ऑफिस में छोड़ दिया था, यानी ऑफिस में जो हम लोगों ने रेलिवेंट बंदे बोले कि उनको दे दिया था। ये चीज़ आपकी प्लेन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं ना लिखते कि मैंने उसे लीगल नोटिस दिया था, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आगे इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अ कंसिक्वेंस है नॉट गिविंग अ लीगल नोटिस, जो रिक्वायर है कानून की रिक्वायरमेंट है। वैसे भी कानून कहता है कि जब कोई चीज़ कानून में बताई हुई हो कि उसको एक स्पेसिफिक वे में की जाए, और अगर उसे स्पेसिफिक वे में ना किया जाए तो उस तरह के एक्शन की कानून में कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। इसके मतलब काफ़ी जजमेंट्स हैं कानून लॉ में। तो इसी बेस पर वो कह रहे हैं कि उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं होती। लिहाजा इधर यही बताया जा रहा है कि भाई जो अगर आप ये लीगल नोटिस नहीं ना देते तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, वो सब सेक्शन 2 में बताए गए हैं। वो कह रहे हैं फिर एनी सच सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट डिलीवरिंग और लीविंग सच नोटिस एज अ फोर्सेट, जो ऊपर बताया गया नोटिस है, अगर कोई ऐसा सूट है जो कि दावा दायर कर दिया जाता है इस नोटिस को दिए बगैर और बिफोर द एक्सपायरेशन, यानी पहला नंबर क्या है कि अगर आपने लीगल नोटिस दिया ही नहीं, और बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 2 मंथ, या फिर 2 महीने का टाइम पीरियड था उसके बाद देना था ना, 2 महीने का आपने लीगल नोटिस देना था ना। वो कह रहे हैं कि आपने वो इंतज़ार ही नहीं किया, 2 महीने अभी एक्सपायर ही नहीं हुए, आपके काउज ऑफ एक्शन को राइज हुए और आपने उसका इंतजार ही नहीं किया। और वेयर द प्लेन डज नॉट, यानी the plane does not contain a statement that such notice has been so delivered or left, या अगर दिया था तो प्लेन में चीज़ मेंशन नहीं की कि भाई मैंने नोटिस दिया था। अब इस सिचुएशन में जो कोमा वाली लाइन है ना, इसको आप
बाद में पढ़ेंगे। अब इसको लेफ़्ट से इधर से रिलेट करें कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। मतलब आपने ये चीज़ अपनी प्लेन में मेंशन नहीं की, दिया था लेकिन प्लेन में मेंशन नहीं कि कितने टाइम पीरियड में कि आपने दावा दायर किया था, उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपने ये चीज़ मेंशन नहीं की और 2 महीने भी गुजर गए। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, मतलब पहला तो वो कह रहा है कि आपने लीगल नोटिस दिया है लेकिन उस चीज़ को अपनी प्लेन में मेंशन करना भूल गए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपने उसको लीगल नोटिस दिया ही नहीं। तीसरी सिचुएशन ये कि बगैर लीगल नोटिस दिए इंस्टीट्यूट कर दिया सूट और 2 महीने भी एक्सपायर नहीं हुए, जो कि टाइम लिमिट थी लीगल नोटिस देने की, उसको एक्सपायर होने से पहले ही आप लोगों ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, द प्लेंटिफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी कॉस्ट इफ सेटलमेंट एज रिगार्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज रीच्ड। तो अब इस सिचुएशन में ये होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट के हवाले से, मतलब जिस पर पार्टी का डिस्प्यूट है, कोई सेटलमेंट हो रही है, तो अब इस सिचुएशन में ये लीगल नोटिस ना देने की वजह से या दे के मेंशन ना करने की वजह से प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं होगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कॉस्ट जो भी इसके और गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के दरमियान होगी, और द गवर्नमेंट और द पब्लिक ऑफिसर कंसीड द प्लेंटिफ क्लेम, और वो भी इसके कंसीड मतलब ये कि वो भी इसके क्लेम को तस्लीम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर भी प्लेंटिफ के। ये लाइन तो उसके साथ रेलेवेंट थी, आगे वाली जो मैंने पहले डिस्कस कर ली। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड विदाउट सच नोटिस, और अगर कोई दावा दायर हो जाता है बगैर ऐसा नोटिस दिए हुए, तो कोर्ट शैल अलाउ नॉट लेस देन 3 मंथ टू द गवर्नमेंट टू सबमिट इट रिटर्न स्टेटमेंट। तो अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ करेगी कि वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएगा 3 महीने के अंदर। सो नॉर्मल टाइम पीरियड अगर आप लीगल नोटिस देते तो इस बंदे को अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाने का पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट के पास भी टाइम पीरियड 1 मंथ का ही है कि उन्होंने महीने में जमा करवानी। लेकिन अगर आप दावा दायर कर देते हो इस तरह की सिचुएशन में और उन्हें लीगल नोटिस भी नहीं देते, तो आप सिचुएशन में 2 महीने लीगल नोटिस का टाइम और 1 महीना रिटर्न स्टेटमेंट का, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उन्हें 3 महीने देती है रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर को। आई होप इस सेक्शन 80 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 81 जो कि डील करता है एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपेयरेंस। ये बेसिकली ये प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है पब्लिक ऑफिसर को कि जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा होता है, दावा दायर किया जा रहा होता है, तो उन्हें क्या प्रिविलेजेस दी गई हैं। तो प्रिविलेजेस इन्हें यही है कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें कोर्ट में पर्सनल अपेयर होने के लिए नहीं कहा जा सकता। स्टार्ट करते हैं इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी परपोर्टिंग टू बी डन बाय ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ कोई दावा दायर किया गया है किसी ऐसे एक्ट के हवाले से जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, शो किया जा रहा है कि भाई ये एक्ट इसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में परफॉर्म किया था। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट। तो अब इस सिचुएशन में डिफेंडेंट के ऊपर जो जनरल उसकी राइट हासिल है कि ना तो इसे अरेस्ट किया जा सकता है इस सूट के अंदर, ना ही इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है इस मुकदमे के अगेंस्ट। एक्सेप्शन इसकी ये है जो कि अदरवाइज से स्टार्ट होगी, अदरवाइज इनका एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। लेकिन अगर तो डिक्री इसके अगेंस्ट पास हो गई, यानी कि अब दावा दायर हुआ तो तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब डिक्री पास हो गई और अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री के अंदर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। यानी ये प्रिविलेज जो है वो विद लिमिटेशन है। अब पॉइंट बी कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट कैन नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट डिटरमिनेट टू द पब्लिक सर्विस। अब चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट है तो कोर्ट अगर समझती है, सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर मैंने इसको बुलाया, यानी ये जो है अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो पब्लिक सर्विस को नुकसान होगा। मतलब उसको ये चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है कि बगैर लोगों की खिदमत को नुकसान पहुँचाए बगैर जो इसकी सर्विस है, जो इसकी ड्यूटीज़ है, उसको अफेक्ट किए बगैर ये हाजिर हो ही नहीं सकता। अगर कोर्ट इस सिचुएशन से मुत्तफिक है, सेटिस्फाई हो गई है, इट शैल एग्जाम्प्ट हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन पर्सन, तो इसकी पर्सनल अपीयरेंस को भी एग्जाम कर सकती है कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 82 जो कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब अब जो गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ डिक्री पास होती है, इस डिक्री की एग्जीक्यूशन किस तरह करवाई जाएगी, ये सेक्शन 82 में बताया गया है। वो कह रहे हैं वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एक्ट एज अफोरसेड। अफोरसेड से मुराद जो पहले बताया गया, यानी कि अगर डिक्री पास होती है गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ किसी ऐसे एक्ट के खिलाफ जो कि ऊपर बताया गया है, मतलब वो एक्ट जो किसने अपनी ऑफिशियल एक्ट कैपेसिटी में परफॉर्म किया, ऊपर यही एक्ट बताया गया था। अ टाइम शैल बी सो स्पेसिफाइड इन द डिक्री विद इन विच शैल सेटिस्फाई। तो अब इस सिचुएशन में जो डिक्री इन दोनों के पास अगेंस्ट पास हुई होती है ना, उसमें टाइम लिमिट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपने डिक्री को सेटिस्फाई करना है। एंड इफ द डिक्री इज नॉट सेटिस्फाई विद इन अ टाइम सो स्पेसिफाइड, और जो टाइम लिमिट बताया गया है उसमें डिक्री पूरी नहीं की जाती, इसको सारी सी बातें सेटिस्फाई का मतलब है कि एग्जीक्यूशन उसका नहीं करवाया जाता, तो कोर्ट शेयर रिपोर्ट द केस फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये कि कोर्ट डायरेक्ट खुद ही नहीं कि भाई इसने क्यों नहीं एग्जीक्यूट की, मैं खुद एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ऐसा नहीं करेगी कोर्ट। कोर्ट जो है वो पहले
सब्र का मुजाहरा करेगी इस सिचुएशन में, क्योंकि अब कोई आम सिटीज़न उसके अगेंस्ट नहीं है जिसके खिलाफ उसने डिक्री एग्जीक्यूट करवानी है। अब एक सरकारी ऑफिसर और एक गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है। इस सिचुएशन में वो प्रोविंशनल गवर्नमेंट को रिपोर्ट इस केस की दे देगी। क्या प्रोविंशनल गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहती है, उसके ऑर्डर का इंतज़ार करेगी। Subsection 2. Execution shall not be issued on any such decree unless it remain unsatisfied for the period of 3 months computed from the date of such report. कह रहे हैं इस डिक्री की एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक कोर्ट अनसेटिस्फाई रहे। कितने टाइम लिमिट तक कि जो उसने रिपोर्ट दी थी ना, उस रिपोर्ट के लेने के लिए जो उसने रिपोर्ट इशू की थी ना को प्रोविंशनल गवर्नमेंट को, उस रिपोर्ट पर प्रोविंशनल गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स ना आए और 3 महीने गुजर जाएं। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट के पास ये राइट है कि अब वो इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कोर्ट कहेगी आर्टिकल 25 के अंदर जिस तरह के है भाई, आर्टिकल 25 कहता है कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कहता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं। पहले उन्होंने कहा कि ठीक है आप गवर्नमेंट हो, सरकारी ऑफिसर हो। अब इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने पहले तो इन्हें प्रिविलेज दे दी कि हम आपके ख़िलाफ़ जो डिक्री पास हुई है उसके लिए अगर आप नहीं भी एग्जीक्यूट करवाते तो ठीक है, हम आपके ख़िलाफ़ डिक्री एग्जीक्यूट खुद नहीं कराएंगे, अभी हम प्रोविंशनल गवर्नमेंट के ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। लेकिन जब अगर प्रोविंशनल गवर्नमेंट भी उस रिपोर्ट जो आपने भेजी है कोर्ट ने उसमें 3 महीने तक साइलेंट रहती है और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती और डिक्री अब सेटिस्फाई नहीं करवाई जा रही, तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अब खुद इस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाएगी। बिकॉज नोबडी इज़ सुपीरियर इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। तमाम शहरी जो हैं कानून की नज़र में बराबर हैं, तो लिहाजा कोर्ट फिर अब इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए डिक्री इनके पास अगेंस्ट पास कराएगी। ये सेक्शन 82।